मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वह फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापक गण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार ये बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर अनुभवी होने के साथ साथ उस फील्ड का विशेषज्ञ होने के साथ साथ उसका उतना ही संवेदनशील होना भी आवश्यक होता है। अगर वह ये तीनों गुणों से परिपूर्ण है तो आम जनता उसके प्रति कितनी अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग उसके प्रति था सम्मान का भाव रखते हैं और उस सम्मान के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अब ये हॉस्पिटल ही नहीं, अब तो ये इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी भी हमें देखना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, बीमारी के उपचार के लिए किस किस चरण में आपको क्या कुछ करना पड़ा है, ये सारे लक्षण बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दवा एक व्यक्ति पर, सभी लोगों पर एक पर अगर वह अनुकूल हुई तो सभी पे हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, देश काल और परिस्थिति भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन क्या इस पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोगों के द्वारा कभी की जाती है? हम करते हैं, नहीं हो पाता। और मुझे लगता है संस्थान बनने के बाद हमें अनिवार्य रूप से हर एक फैकल्टी मेंबर के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वह अपने प्रत्येक पेशेंट के प्रत्येक उसको लेकर के दें। हर महीने एक स्टडी पेपर लिखने की आदत डालें, फिर देखें उसमें रिजल्ट क्या है और फिर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में उनके आर्टिकल छपे। फिर इस पर रिसर्च की गतिविधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और फिर अपने पेटेंट की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है संस्थान तब प्रगति करते हुए दिखाई देगा और लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। उस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अवेयरनेस का, पेशेंट में भी अवेयरनेस का भाव, जो मैंने कहा ना कि उतने लोग एक की दवा के लिए, उन बीमारी नहीं लेकिन दवा के लिए फ्री में मिल रही इसलिए लेने के लिए चले गए। बताना पड़ेगा, आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। भाई दवा से नहीं होता है, बहुत बार व्यक्ति के रहन सहन खान पान पर भी बीमारी निर्भर करती है। हम उनको बताएं इसके बारे में, समय पे जगना, समय पे भोजन करना, भोजन की मात्रा भी इस प्रकार से रहे कि वो स्वस्थ लगे ही नहीं, दिखे भी और साथ साथ उसके अनुरूप आचरण भी वो उसका दिखना चाहिए। हम इसके बारे में भी उसको बता सकते हैं और उस दिशा में उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग पेशेंट को यह भी बता सकते हैं कि केवल दवा लेने से नहीं होगा। भी
अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो सामान्य, उसमें भी अगर आप उन लोगों को बताएंगे व्यवहारिक जीवन में क्या चीजें हो सकती हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 11 बजे सो के उठेगा और रात्रि को 2 बजे 3 बजे सोएगा तो आप उसको आरोग्य होने की कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह कठिन ही होगा। उसको हमें समय पे जगने और समय पे सोने की भी आदत डलवानी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अब दिनचर्या ठीक तो करिए पहले अपने, दवा से कब तक जियोगे। हम उसको इस दिशा में भी प्रेरित करें, सही दिनचर्या हो, आरोग्यता के सबसे पहले लक्षण होंगे। अगर हम इस दिशा में उसको प्रेरित करते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और फिर हॉस्पिटल्स के साथ, सीएससी के साथ, पीएचसी के साथ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ इंस्टीट्यूट का आपस में एक कोलैबोरेशन हो, आपस में एक समन्वय हो, एक दूसरे के बारे में हम लोग जोड़ें, टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ें, समय समय पर वहां के चिकित्सकों को यहां भेजें, यहां के विशेषज्ञ वहां जाएं, वहां लोगों को बताएं, वहां के चिकित्सकों के साथ भी अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। आईएमए के साथ भी हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, आखिर वे भी तो कार्य कर रहे हैं, उससे परिणाम आएंगे। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इस सत्र में एडमिशन हुए हैं। 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। आने वाले समय में, ये मान के चलिए कि आने वाले समय में अगले 5-7 वर्षों के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मिलेंगे, पीएचसी के भी मिलेंगे, सीएससी के लिए भी मिलेंगे। हमें यहां पर अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे, और जिस दिशा में, चाहे वह आरएमएल हो, एसजीपीसीआई हो, केजीएमयू हो और अन्य संस्थान आगे बढ़ रहे हैं, ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि इसके परिणाम आएंगे और अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट भी हमें उपलब्ध होंगे। लेकिन हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? हमें उस समय टीम वर्क को कार्य करने के परिणामों के बारे में भी सोचना होगा। मैं बार बार आपसे इस बारे में बताता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश आरएमएल उसका गेटवे है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सीजन में हर वर्ष, आज से 5 वर्ष पहले तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से ग्रस्त था। इस सीजन में 1200 से 1500 मौतें होती थी अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में एकमात्र जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसी में 500 से 700 मौतें होती थी। इस सीजन में मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक, यानी 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। और उस दौरान जब मौतें होती थी, वहां की स्थिति अगर आप देखते कितना विभत्स होती थी, बड़ी भयावह होती थी। और एक क्रम 40 वर्षों से चल रहा था। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। नारे बहुत लगते हैं, लोग दावा बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन 50,000 बच्चों की मौत का दोषी कौन है? क्या वह सिस्टम नहीं जो वोट बैंक बना करके उन लोगों को बहकाने का कार्य तो करता है, लेकिन जब उसके लिए सुविधा देनी होती है, उसे फैसिलिटेट करना होता है, तब
ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। और क्या ये सच नहीं था कि बच्चे इसलिए मर रहे थे क्योंकि सुविधाओं का अभाव था? ये सुविधा केवल स्वास्थ्य का ही नहीं था, पेयजल का भी था, स्वच्छता का भी था, आपसी समन्वय का भी था। वहां पर लोगों की जो दिनचर्या थी उसका भी दुष्प्रभाव था। मैं 1998 में पहली बार जब गोरखपुर से सांसद बना था तो उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि क्या होगा। तो मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा था कि मैं इसको संसद में रखूं। संसद में गया तो संसद में मुझे बोला गया कि नहीं, ये राज्य का मुद्दा है। लड़ा कि नहीं, मुझे तो उठाना है। अंततः मुझे अनुमति मिली और संसद का 1999 से लेकर के 2017 तक, जब तक मैं सांसद था, तब तक कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर किसी न किसी बहाने में इस मुद्दे को सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा। इंसेफ्लाइटिस के नाते ही गोरखपुर में एम्स भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर में इसीलिए दिया कि भाई इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी में उपचार की सुविधा वहां होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना, वहां पे वायरल रिसर्च का एक रीजनल सेंटर बना और लगातार आंदोलन होते थे हम लोगों के, सड़क से लेकर के सदन तक। जब विपक्ष में रहते थे तो सड़कों पे आंदोलन करते थे, सत्ता में रहते तो सदन में उठाते थे। लेकिन 17 में जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। अब मुख्यमंत्री बना तो कैसे समस्या का समाधान होगा? चैलेंज था। तब तक हमने इस बात को देखा था, क्योंकि मैं जाता था इस सीजन में, हर सप्ताह मेडिकल कॉलेज का दौरा करता था, हॉस्पिटल का दौरा करता था, एक एक बेड में हालचाल लेता था, पूछता था, डॉक्टर्स के साथ भी बैठता था, कैसे उपचार होगा। इस फील्ड पे थोड़ा काम करने वाले लोगों के बारे में बातचीत, उनसे भी बातचीत करता था। तो मेरी समझ में आ गया था केवल स्वास्थ्य विभाग इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, मिलके करना होगा, मिलके लड़ना होगा, आपसी समन्वय से समस्या का समाधान होगा। और फिर मैंने यहां पे लखनऊ में हम लोगों ने अलग अलग विभागों की, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी था, नगर विकास विभाग भी था, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग भी था, महिला और बाल कल्याण विभाग भी था, दिव्यांगजन कल्याण विभाग भी था, कृषि विभाग भी था। इन सबको जोड़ करके सबसे कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग इसको लीड करेगा, नोडल विभाग वही होगा, लेकिन अन्य लोगों को भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। नगर विकास स्वच्छता के साथ साथ पेयजल की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराएगा, शुद्ध पेयजल हो यह सुनिश्चित करेगा। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति शुद्ध हो यह सुनिश्चित करेगा। पंचायती राज विभाग स्वच्छता के विशेष अभियान को उन क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर चलाएगा। फॉगिंग हो, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो, यह भी वहां पे निरंतर चलते रहने चाहिए। ऐसे ही महिला और बाल विकास विभाग वहां पर पोषाहार की सुविधा उन सभी को उपलब्ध करवाने का काम करेगा। कुपोषित बच्चे हो, कुपोषित माता हो, इन सबको उपलब्ध करवाएगा। और सभी विभागों ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग ने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए, पीएससी सीएससी में जो डॉक्टर्स तैनात, वहां डॉक्टर्स को पूरा तैनाती करने के साथ साथ उनका प्रशिक्षण करवाया। आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी को भी प्रशिक्षित किया गया। यह सुनिश्चित हुआ कि घर घर जाकर के हम अभियान चलाएंगे, संचारी रोग अभियान का, नियंत्रण का, दस्तक अभियान चलाएंगे। डोर टू डोर जाकर के बोलेंगे कोई बीमार तो नहीं है, कोई परिणाम क्या रहा,
इनसे यानी 108, 102 की एम्बुलेंस भी लगाई गई। कोई पेशेंट निजी वाहन से नहीं जाएगा, किसी 3 व्हीलर से 4 व्हीलर से हॉस्पिटल नहीं जाएगा, एम्बुलेंस से पहुंचेगा। परिणाम क्या है? 17 में सरकार आई, जुलाई में हमने अभियान प्रारंभ किया और मात्र 2 वर्ष में 19 में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित कर दिया। आज मौतें वहां 0 हो गई हैं। आज मौत वहां 0 है। मैं इस बार भी 2 बार गया, पूरा सर्वे करके आया। आज खुशहाली है, इतने बच्चों की जानें बची हैं, बेहतर समन्वय से, बेहतर संवाद से। आखिर ये जो बच्चे हैं, ये किसी जाति, मत और मजहब से नहीं, ये हमारे राज्य और हमारे देश की एक धरोहर है। उसको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। सुविधा देना, उसको फैसिलिटेट करना इस सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार के तंत्र के रूप में तो आप ही काम करते हैं। उस तक पहुंचाना, सही मिले, समय पे मिले, यह आवश्यक है। और परिणाम क्या है? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत जिस क्षेत्र में होती थी, आज वहां इंसेफ्लाइटिस गायब है, एकदम गायब है। और जो अभियान चला, परिणाम क्या रहा? संचारी रोग नियंत्रण अभियान का, डेंगू नियंत्रित, मलेरिया नियंत्रित, कालाजार नियंत्रित। ये तो इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस होता था, साथ साथ मलेरिया भी आता था, डेंगू भी आता था। और वहां तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वहां तो एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे। लेकिन उससे प्रभावित होता था राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय भी, क्योंकि भीड़ सबसे पहले यहीं आती थी, यहां पर फिर वो लोड पड़ता था। फिर केजीएमयू में, एसजीपीजीआई में, सब जगह लोग जाते थे, भटकते रहते थे। यहां के सिविल हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटल भी भरे पड़े रहते थे। कहां जाते हो लोग? लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक इस पे कोई स्टडी पेपर भी नहीं लिखा गया। मैंने बहुत बार कहा कि भाई लिखो, इसको भेजो, एक सफलतम मॉडल है ये। क्योंकि मॉडल इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अगर एक अभियान, और इसी मॉडल का परिणाम है कि जब 2020 में कोविड-19 आया था तो मैंने तत्काल टीम 11 का गठन कर दिया था कि भाई अब हम लोगों को इस पर भी लगाम कसना है। इंसेफ्लाइटिस की सफलतापूर्वक समाधान के बाद कोविड-19 के लिए हम लोगों ने उस समय एक प्रयास प्रारंभ किए थे। व्यक्ति अनुभव से ही सीखता, मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूं, हमें तो वही अनुभव था, उसी अनुभव का लाभ हम लोगों ने वहां पे दिया। दूसरा हमारी कमी है, हम अपने डाटा को संकलित नहीं कर पाते। आज तो आपके पास तकनीक है, डाटा संकलन करिए। आपके जो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट खराब आती है, इसका परिणाम है डाटा अपलोड नहीं होते समय पे। हम समय पे डाटा को अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट इतने बुरे नहीं, लेकिन रिजल्ट डाटा अपलोड न होने के कारण बुरे दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमें बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज जब आप अपना 4th स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हुए हैं, एक लंबी यात्रा की तैयारी के लिए अभी से न केवल उपचार का बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास वे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटी सी अवधि में एक हॉस्पिटल एक संस्थान के रूप में विकसित होकर के एक नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थान ने आज अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर अपनी एक बुकलेट के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, उसका आज विमोचन हुआ है। संस्थान के अंदर जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं, उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इससे चिकित्सालय से जुड़े हुए
यहाँ के प्राध्यापकगण, चिकित्सकगण, यहाँ के छात्र छात्राएं, बल्कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक पेशेंट को भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतरीन तरीके के साथ अपनी पहचान अपने कार्यों के माध्यम से करेगा। आपका कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। आप पर पहचान थोपने की जबरदस्ती कोई थोपे ना, बल्कि आपके कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मेरा मानना है ये संभव है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता के लिए दो रास्ते होते हैं, एक समस्या है, दूसरा समाधान है। समस्या पे अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। अक्सर मैं देखता हूं जब हम समस्या की चर्चा करते हैं तो लोग उस समस्या पे नई समस्या खड़ी करते हैं, उसको मकड़े की जाल की तरह उलझाते हैं। आप समस्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, क्योंकि समस्या नए नए रास्ते देगी आपको बहाना बनाने के। समस्या होती है बहाना के लिए। आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते मिल जाएंगे, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान उस समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपको मैं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कैसे प्रदेश सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इंसेफेलाइटिस की वजह से एम्स मिला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अलग से सेंटर बना। 1998 में इंसेफेलाइटिस को लेकर चैलेंज था,